उत्तराखंड की ठंडी पहाड़ियों के बीच बसी एक छोटी सी पहाड़ी बस्ती थी जिसका नाम था रुद्रवन। इस बस्ती की सबसे ऊंची चोटी पर एक पुराना और जर्जर हो चुका कोठी खड़ा था, शांतिवन। एक जमाना था जब यह कोठी अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए दूर दूर तक मशहूर थी, लेकिन पिछले 70 सालों से यह वीरान पड़ा था, जालों से भरा हुआ, खामोशी में डूबा हुआ। गांव के लोग इससे दूरी बनाकर रखते थे। कहते हैं वहां एक स्त्री की हंसी रात को सुनाई देती है और कोठी के ऊपरी मंजिल से कोई परछाई झांकती है। पुरानी कहानियों के अनुसार इस कोठी में कभी एक नवविवाहिता लड़की रही थी, सविता। कुछ लोग कहते हैं वह जादू टोना करती थी, कुछ कहते हैं उसकी आत्मा कोठी के शीशे में कैद हो गई थी जब उसने अपने पति को आत्महत्या करते देखा। असली कहानी क्या थी कोई नहीं जानता, लेकिन तब से इस कोठी में कोई नहीं ठहरा। लोग कहते हैं कि रात के तीसरे पहर में कोठी के अंदर से चूड़ियों की छनछनाहट और धीमी हंसी सुनाई देती है। इन्हीं कहानियों के बीच एक दिन वर्मा परिवार ने इस कोठी को खरीद लिया। श्री वर्मा, एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर, अब जीवन की शांति की तलाश में पत्नी सुधा, बेटा राघव 20 वर्ष और बेटी मीरा 12 वर्ष के साथ दिल्ली छोड़कर रुद्रवन आ गए थे। उन्हें इस कोठी का इतिहास नहीं पता था, बस ये मालूम था कि यह जगह सस्ती थी और पहाड़ों की गोद में थी। पहली बार जब परिवार कोठी के सामने पहुंचा तो सभी कुछ पल के लिए ठिठक गए। लोहे का पुराना फाटक, दीवारों पर उगी काई और बंद खिड़कियां मानो किसी कहानी की पृष्ठभूमि लग रही थीं। मीरा ने मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। मां, क्या हम यहीं रहेंगे? उसने डरते हुए पूछा। सुधा ने मुस्कुराकर कहा, डर मत मीरा, ये सब पुरानी बातें हैं, हम इसे फिर से सुंदर बना देंगे। कोठी के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने सीने पर हाथ रख दिया हो। राघव चुपचाप चारों ओर देख रहा था। उसे ये जगह विचित्र रूप से आकर्षक लग रही थी। दीवारों पर धूल की परतें, फर्श पर बिखरे कागज और सीढ़ियां जो ऊपर किसी बंद दरवाजे की ओर जाती थीं। अगले कुछ दिनों में परिवार ने सफाई शुरू की। सुधा ने रसोई और बैठक को रहने लायक बनाया। मीरा किताबों में उलझी रही, लेकिन राघव ज्यादातर समय ऊपर की मंजिल में बिताने लगा। एक दिन उसने वहां एक कमरा खोला जहां सब कुछ कपड़े से ढका था। सबसे कोने में एक बड़ा पुराना शीशा खड़ा था। उस पर एक सफेद घूंघट पड़ा था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे ढांक रखा हो। जैसे ही राघव ने घूंघट हटाया, कमरे में हल्की सी सरसराहट हुई। शीशे में उसका अक्स तो था, लेकिन साथ ही कुछ और भी, जैसे कोई धुंधली सी परछाई पीछे खड़ी हो। वह झटका खाकर पीछे हटा, लेकिन कुछ भी साफ नहीं दिखा। शायद मेरी आंखों का भ्रम है, उसने खुद से कहा। उस रात जब सब सो चुके थे, राघव को लगा कि ऊपर से किसी के चलने की हल्की आवाज आ रही है। धीमी नंगे पांव की आहट और फिर एक क्षीण हंसी। उसने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर भी उस दिन से उसका ध्यान बार बार उसी शीशे की ओर जाने लगा, जैसे वह उसे पुकार रहा हो। अगले दिन सुबह राघव फिर उस कमरे में गया जहां वह शीशा रखा था। उसने उसे साफ किया और गौर से देखा। ये साधारण दर्पण नहीं था। जैसे जैसे वह उसे देखता गया, उसकी आंखें उसमें खोती गईं। उसे लगा जैसे कोई हल्की मुस्कान उसके अक्स के पीछे दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही वह ध्यान से देखता, वह गायब हो जाती। धीरे धीरे राघव की आदतें बदलने लगीं। वह अकेला बैठा रहता, कविताएं लिखता, लेकिन उनमें ऐसे शब्द होते जो उसने पहले कभी नहीं सुने थे। उसकी माँ ने एक दिन उसकी डायरी देखी। कुछ पंक्तियां किसी पुरानी शैली की भाषा में थीं, जिसे पढ़ना तक मुश्किल था। रातों को वह देर तक जागता रहता और कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे वह किसी से बात कर रहा हो। एक रात सुधा की नींद खुली तो उसने देखा कि राघव अपने कमरे में अकेले बैठकर कुछ बुदबुदा रहा है। राघव, उसने पुकारा तो वह चौंक गया। कुछ नहीं माँ, बस कविता सोच रहा था। एक शाम जब बारिश शुरू हुई, राघव खिड़की के पास बैठा था। उसने फिर वहीं हंसी सुनी, इस बार थोड़ा पास से। उसने शीशे की ओर देखा और वहां उसे एक लड़की की झलक दिखाई दी। सफेद घूंघट में
उसकी आंखें सीधी राघव की ओर देख रही थीं। राघव हड़बड़ाकर खड़ा हो गया, लेकिन जैसे ही वह पलटा, कुछ भी नहीं था। शीशा वैसा ही था, कमरा वैसा ही, लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी भर चुकी थी, जैसे कोई जवाब मांग रहा हो। उस रात उसने पहली बार स्वप्न में भी उस लड़की को देखा, और उसकी नींद टूटी तो उसकी हथेली पर किसी के उंगलियों की छाप थी। सुधा को रसोई में कोई चलता महसूस होता। मीरा को अपने कमरे में किसी के सांस लेने की आवाजें सुनाई देती। लेकिन राघव अब किसी और ही दुनिया में खो गया था। वो बोलता कम था, लिखता ज्यादा। उसकी कविताओं में अब दर्द नहीं, बल्कि एक अजीब किस्म की तृप्ति थी, जैसे उसने उस परछाई को स्वीकार कर लिया हो। एक रात उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अगर कोई आत्मा अकेली हो तो क्या वह किसी को पुकार सकती है? सुधा सन्न रह गई। वह जानती थी अब कुछ बड़ा होने वाला है, और शायद रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी है। शांतिवन में अब हर रात कुछ न कुछ घटित होता था। वर्मा परिवार धीरे धीरे समझने लगा था कि यह घर वैसा नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था। लेकिन सबसे ज्यादा असर राघव पर हुआ था। उसके चेहरे पर अब एक स्थायी थकावट और आंखों में खालीपन था, जैसे वह सोता ही नहीं था। वह ज्यादातर समय या तो उस शीशे के कमरे में बिताता या फिर अपनी डायरी में कुछ लिखता, एक रहस्यमयी भाषा में जो किसी को समझ नहीं आती। एक रात जब बारिश की बूंदें खिड़कियों पर पड़ रही थीं और सब सोने की तैयारी कर रहे थे, मीरा की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो, धीमी स्त्री स्वर में। वह उठकर बैठ गई, लेकिन कमरा अंधकार में डूबा था। तभी उसे खिड़की से हल्की सफेद परछाई नीचे बगीचे की ओर जाती दिखाई दी। वह डर के मारे चुप रही और कंबल ओढ़कर आंखें बंद कर लीं। सुबह उसने माँ से बात की। माँ, कल रात कोई मुझे बुला रहा था, किसी औरत की आवाज थी। सुधा चिंतित हो गई, लेकिन कुछ कहे बिना सिर पर हाथ फेरकर बोली, स्वप्न रहा होगा बेटा। लेकिन वो जानती थी कि अब यह सिर्फ संयोग नहीं रहा। उसी दिन दोपहर को राघव छत पर बैठा था। बादल फिर मंडरा रहे थे और हवा ठंडी थी। वह अकेले बैठे बैठे कुछ गुनगुना रहा था, एक धुन जो मीरा ने पहले कभी नहीं सुनी थी। जब उसने पूछा, भैया ये गाना कहाँ से सीखा, तो राघव ने उसकी ओर देखा और कहा, किसी ने सिखाया। उसकी आवाज में अजीब ठंडापन था। मीरा पीछे हट गई और माँ को जाकर बताया। सुधा ने जब राघव से बात करने की कोशिश की तो वह चुपचाप मुस्कुराता रहा, लेकिन जवाब कुछ नहीं दिया। वर्मा साहब ने अब गंभीरता से स्थिति को देखना शुरू किया। उन्होंने फैसला किया कि एक स्थानीय पंडित से बात की जाएगी। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि इस कोठी में जो भी आया है वह खाली नहीं गया। यहाँ कुछ है जो अपनी तन्हाई बांटना चाहता है, पर कीमत पर। पंडित दिनेश को बुलाया गया। उन्होंने घर में प्रवेश करते ही माथे पर हाथ रखा और कहा, इस स्थान में समय रुका हुआ है। यहाँ कोई आत्मा बंधी है। मुझे एक स्त्री की उपस्थिति का आभास हो रहा है, सफेद वस्त्रों में, मौन और प्रतीक्षा में। वो सीधे उस कमरे में गए जहां शीशा रखा था। उन्होंने शीशे के सामने खड़े होकर मंत्रोच्चार शुरू किया। शीशे की सतह पर अचानक एक धुंधली आकृति उभर आई, एक चेहरा जिसकी आंखों में करुणा और पीड़ा थी। मीरा चीख पड़ी, लेकिन राघव वहीं खड़ा रह गया, जैसे वह सब पहले से जानता हो। पंडित ने सबको कमरे से बाहर किया, लेकिन राघव बाहर नहीं गया। उसने कहा, मैं यहां रहूंगा। वह मुझे पुकार रही है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। पंडित ने चेताया, यह मोह नहीं है बेटा, यह बंधन है। आत्माएं जब मोह में बंधती हैं तो वे जीवितों को भी अपने संग खींच लेती हैं। लेकिन राघव जैसे किसी और ही जगत में था। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं रहीं, उनमें कोई और भाव था, कोई और अस्तित्व। उस रात के बाद पंडित दिनेश ने परिवार को सलाह दी कि शीशे को नष्ट कर देना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने उस कमरे में दोबारा प्रवेश किया तो शीशा वहां से गायब था। पूरे घर की तलाशी ली गई, लेकिन वो नहीं मिला। राघव से पूछा गया तो उसने सिर झुका लिया और बस इतना कहा, वह अब मेरे पास है, हमेशा के लिए। उसकी इस बात ने सबको सन्न कर दिया। सुधा रो पड़ी और बोली,
तू क्या कह रहा है बेटा? कोई चीज़ तेरे पास कैसे हो सकती है? लेकिन राघव अब उनकी बातें सुनता ही नहीं था। वह जैसे कहीं और खो गया था। उसकी चाल बदल गई थी। उसकी आवाज़ में अजीब गूंज थी। मीरा ने एक रात उसके कमरे के बाहर से एक स्त्री के हंसने की आवाज़ सुनी। उसने झांक कर देखा तो राघव अकेले बैठा था, लेकिन जैसे किसी के कंधे पर सिर रखे हो। उसका चेहरा संतुष्ट था, जैसे कोई उसे प्यार से निहार रहा हो। मीरा डर से कांप गई और नीचे भागी। अब घर के वातावरण में एक स्थायी भय का माहौल बन चुका था। खिड़कियां अपने आप खुलतीं, दिए बुझ जाते और घर में अक्सर सफ़ेद परछाइयां नजर आने लगीं। सुधा की तबीयत बिगड़ने लगी। वह रातों को चौंक कर उठ जाती और कहती, कोई मेरी गोद में बैठा था, कोई मुझे माँ कह रहा था। वर्मा साहब अब टूट चुके थे। उन्होंने निर्णय लिया कि घर छोड़ देना चाहिए, लेकिन राघव ने मना कर दिया। मैं नहीं जाऊंगा, यह घर अब मेरा है। वह यहीं रहती है और मैं उसके साथ रहना चाहता हूं। मीरा ने चिल्लाकर कहा, भैया वो इंसान नहीं है, वो तुम्हें खा जाएगी, वो तुम्हें जीने नहीं देगी। लेकिन राघव बस मुस्कुराया और उसकी आंखें जैसे कह रही थीं, मैं अब उसका हो चुका हूं। पंडित दिनेश को फिर बुलाया गया, लेकिन इस बार उन्होंने प्रवेश करने से मना कर दिया। उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, अब देर हो चुकी है। आत्मा ने उसे स्वीकार कर लिया है। वह अब उसके संसार का हिस्सा बन चुका है। सुधा चीखते हुए बोली, नहीं, मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती। लेकिन घर के अंदर से अब राघव की आवाज़ें नहीं आती थी। वो कमरा जहां कभी शीशा था, अब एक अजीब सी गंध से भरा हुआ था। गुलाब और राख की मिली जुली महक जो सांसों में उतरकर दिल में बैठ जाती थी। घर अब दो हिस्सों में बढ़ चुका था। एक वह जिसमें बाकी परिवार था और एक वह जो अब राघव और उसकी परछाई का था। दोनों के बीच एक दीवार नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु का फासला खड़ा हो गया था। एक रात अचानक मीरा की चीख पूरे घर में गूंज उठी। सभी दौड़ते हुए उसके कमरे में पहुंचे। वह कांप रही थी, रो रही थी। उसने कहा, भैया मेरे कमरे में था, लेकिन वो भैया नहीं था माँ। उसके चेहरे पर घूंघट था और उसकी आंखें लाल थीं। उस रात के बाद मीरा ने बोलना बंद कर दिया। वह कोने में बैठी रहती, दीवार को घूरती रहती। सुधा ने उसे डॉक्टर को दिखाने की सोची, लेकिन गांव में कोई तैयार नहीं था। सबको अब शांतिवन के बारे में डर लगने लगा था। कोई भी उसके भीतर आने को राजी नहीं होता। उधर राघव अब खुलेआम घर में घूमता, लेकिन उससे बात करना असंभव था। वह कभी खुद से बातें करता, कभी कविता की तरह कुछ बोलता और कभी अचानक गायब हो जाता। एक दिन सुधा ने देखा कि वह मंदिर में बैठा है और उसके सामने वही शीशा रखा हुआ है, टूटा हुआ, लेकिन फिर भी किसी तरह से वहां पहुंच गया था। उसने माँ की ओर देखा और कहा, माँ, तुम कहती थी ना कि भगवान सब सुनते हैं, लेकिन वो नहीं सुनते। वो सुनती है बस वही। सुधा बेबस होकर रो पड़ी। वर्मा साहब ने उसी दिन गांव छोड़ने की तैयारी शुरू की। उन्होंने सामान पैक किया, बस राघव को मनाना बाकी था। रात को सबने मिलकर कोशिश की, लेकिन राघव ने बस इतना कहा, अगर तुम लोग जाओगे तो जाओ, मैं यहीं रहूंगा। ये घर अब मुझे छोड़ने नहीं देगा। तभी घर में बिजली चली गई। हवा इतनी तेज चली कि खिड़कियां खुल गईं। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। एक तीव्र गंध चारों ओर फैल गई, राख, गुलाब और लोबान की। मंदिर का दीपक बुझ गया और एक क्षीण हंसी पूरे घर में गूंज उठी। मीरा चीख पड़ी, माँ, वो आ गई, और सब दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। लेकिन तभी एक भयानक दृश्य ने सबको रोक दिया। सीढ़ियों के ऊपर राघव खड़ा था, पूरी तरह सफेद वस्त्रों में, सिर झुका हुआ, और उसके पीछे वही परछाई, घूंघट में ढकी, जिसके चेहरे से अब धीरे धीरे घूंघट हट रहा था। वह चेहरा कोई अजनबी नहीं था, वह सविता थी,
उसी आत्मा का अक्स जिसे दशकों से बंद किया गया था। वह दोनों साथ खड़े थे, जीवित और मृत के बीच एक सेतु की तरह। और फिर एक जोर की गूंज के साथ दोनों गायब हो गए। जब सब दौड़ते हुए वहां पहुंचे तो सीढ़ियां खाली थीं और नीचे बस वह डायरी पड़ी थी जिसमें आखिरी पंक्तियां लिखी थीं। मैं अब अकेला नहीं हूं, वह मुझे मिल गई है। हम अब एक हैं और रहेंगे शांतिवन में हमेशा के लिए। अगले दिन सुबह जब गांव वाले शांतिवन पहुंचे तो देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। वर्मा परिवार वहां से जा चुका था। सिर्फ मंदिर में एक दिया जल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी वहां पूजा की हो। पास में वही टूटा हुआ शीशा पड़ा था और उसमें हल्की धुंधली परछाई अब भी झलक रही थी। गांव वालों ने दरवाज़ा बंद कर दिया और चुपचाप वहां से चले गए। लेकिन अब सब जान चुके थे कि शांतिवन सिर्फ एक कोठी नहीं, एक दहलीज है उस दुनिया की जहां आत्माएं प्रेम, पीड़ा और प्रतीक्षा में अटकी रहती हैं। राघव अब नहीं रहा, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अगर रात के तीसरे पहर में कोई उस कोठी के पास से गुजरे तो उसे दो आवाज़ें सुनाई देती हैं, एक पुरुष की और एक स्त्री की, जैसे वे एक दूसरे को कविता में पुकार रहे हों। और शीशे के कोने में अब भी वह घूंघट में चेहरा कभी कभी दिख जाता है। शांतिवन फिर वीरान हो गया, लेकिन यह वीरानी अब सन्नाटा नहीं, एक कहानी है, अधूरी नहीं बल्कि अटकी हुई। और वह जो आत्माएं तलाशती हैं उन्हें वह शीशा हमेशा अपनी ओर खींचता रहेगा। अन्विता ने डायरी को ध्यान से पढ़ा। हर शब्द में एक गहरी पीड़ा थी, लेकिन साथ ही एक शांति भी, जैसे किसी ने अपना अंतिम सत्य पा लिया हो। उसकी टीम के सदस्य अब भी सहमे हुए थे, लेकिन अन्विता जैसे उस कहानी से जुड़ चुकी थी। रात गहराने लगी। कोठी के बाहर हवा तेज हो चुकी थी। मंदिर में खुद ब खुद दिया जल गया। कोई उसे जलाता हुआ नहीं देखा गया था। अन्विता ने कैमरे पर ध्यान दिया। स्क्रीन फिर साफ हो गई थी, लेकिन उसमें एक नई रिकॉर्डिंग स्वतः शुरू हो चुकी थी। किसी ने नहीं छुआ, न ही बटन दबाया। उसमें एक आवाज़ थी, वही धीमी आवाज़। कभी कभी आत्माएं सिर्फ सुनी जाना चाहती हैं। उसने तय किया कि वह इस अनुभव को सार्वजनिक नहीं करेगी। यह सिर्फ डर की कहानी नहीं थी, यह प्रेम, बंधन और आत्मा के पुनर्मिलन की कथा थी। उसने शांतिवन को वैसे ही छोड़ दिया जैसे उसे मिला था, बिना कुछ बदले, बिना कुछ हटाए। गांव से लौटने के बाद अन्विता ने कई बार प्रयास किया कि वह डायरी को फिर से पढ़े, लेकिन हर बार उसके पन्ने कोरे निकलते, जैसे उसमें लिखा केवल शांतिवन के भीतर ही दिखता था। समय बीतता गया। अन्विता ने उस अनुभव पर कोई फिल्म नहीं बनाई, कोई लेख नहीं लिखा, लेकिन कभी कभी रातों को जब सब सो जाते, वह अपनी खिड़की से बाहर देखती और उसे लगता जैसे दूर पहाड़ियों की ओर कोई दीपक टिमटिमा रहा हो। एक धीमी सी हंसी हवा में तैरती और कहीं से एक स्वर गूंजता, हम यहीं हैं अब भी। शांतिवन आज भी वैसा ही खड़ा है। उसकी दीवारों पर समय की परतें चढ़ गई हैं, लेकिन उसकी आत्मा अब भी जागती है। हर कुछ वर्षों में कोई ना कोई खिंचता चला आता है, एक कवि, एक सपना देखने वाला, या कोई जिसकी आत्मा भी टूटी हो। कहते हैं जो भी वहां सच्चे मन से आता है उसे वह दिखाई देती है। सफ़ेद घूंघट में खामोश, लेकिन उसकी आंखों में 100 सवाल होते हैं। और अगर तुम उसके भीतर झांको तो शायद तुम्हें भी अपना कोई अधूरा हिस्सा मिल जाए। शांतिवन अब एक डरावनी जगह नहीं, एक आईना है जो उन भावनाओं को लौटाता है जिन्हें दुनिया ने भुला दिया है। कुछ सालों बाद शांतिवन के बाहर एक नया बोर्ड लगाया गया, प्रवेश निषेध, निजी संपत्ति। किसी ने नहीं देखा कि यह आदेश किसने जारी किया, लेकिन गांव वालों ने राहत की सांस ली। अब कोई भी उस कोठी की ओर नहीं जाता, न दिन में और न ही रात में। लेकिन एक सर्द सुबह जब कोहरा घना था और सड़कें खाली, गांव के डाकिये ने देखा कि शांतिवन के दरवाजे पर एक नया गुलदस्ता रखा था, सफ़ेद गुलाबों से सजा हुआ, और उसके साथ एक चिट्ठी। तुम्हारी कविताएं अब मेरी सांसों में हैं। तुम गए नहीं हो,
तुम गूंजते हो हमेशा। गांव वालों ने जब यह सुना तो किसी ने कुछ नहीं कहा। वे अब जानते थे कुछ प्रेम कहानियां समाप्त नहीं होती, वे बस समय से परे हो जाती हैं। शांतिवन अब भी वहीं है, उस पहाड़ी पर खड़ा, छाया और धूप के बीच झूलता हुआ। वहां से गुजरने वाले कभी कभी धीमे स्वर सुनते हैं, जैसे कोई पुराने राग गा रहा हो या कोई कविता दोहरा रहा हो। कोई कहता है कि अगर आप रात के तीसरे पहर में कोठी के पास खड़े हों तो शीशे की खिड़की में 2 आकृतियां दिखती हैं, एक पुरुष और एक स्त्री, एक दूसरे की ओर झुके हुए, जैसे अनंत संवाद में हों। और कभी कभी अगर आप दिल से सुने तो वे शब्द सुनाई देते हैं जो किसी डायरी में अधूरे रह गए थे। एक कहानी जो शुरू तो हुई थी लेकिन खत्म नहीं हुई। शांतिवन की कहानी अब आपकी भी हो सकती है, अगर आप भी कभी वहां जाने की हिम्मत करें। और अगर आप कभी शांतिवन कोठी के सामने खड़े होकर आंखें बंद करें तो एक क्षण के लिए आपको लगेगा कि हवा में कुछ कहानियां तैर रही हैं, अधूरी कविताएं, सिसकियां और धीमी हंसी। एक स्पर्श सा, जैसे कोई आपकी पीठ पर हल्के से हाथ रख रहा हो। कोई भय नहीं, बल्कि एक आत्मीयता, एक पुकार। कई शोधकर्ता, लेखक और घुमक्कड़ उस कोठी तक पहुंचे, लेकिन कुछ ने ही भीतर प्रवेश किया। जो गए वे या तो बदल गए या फिर लौटे ही नहीं। कुछ का कहना है वहां आत्माएं नहीं, भावनाएं बसती हैं। वे भावनाएं जिन्हें कभी किसी ने पूरा नहीं किया। आज भी जब रात गहराती है और चांदनी कोठी की छत पर बिखरती है, वहां कोई खड़ा होता है, राघव या सविता या शायद दोनों। एक घूंघट लहराता है और किसी छाया की परछाई फर्श पर झलकती है। शांतिवन की कहानी एक चेतावनी नहीं, एक दर्पण है। ये बताती है कि कुछ प्रेम इतने गहरे होते हैं कि वे मृत्यु से भी परे चले जाते हैं। कुछ बंधन ऐसे होते हैं जिन्हें समय नहीं तोड़ सकता, और कुछ कोठियां केवल ईंट और पत्थर से नहीं बनी होती, वे उन कहानियों से बनी होती हैं जिन्हें किसी ने कभी कहने की हिम्मत नहीं की। अगर कभी आपकी आत्मा भी अकेली हो और कोई घूंघट वाली परछाई आपको बुलाए, तो याद रखना, शांतिवन तुम्हें पहचान लेगा। एक बार एक युवा चित्रकार आयुष, जो अपनी कला में अर्थ की तलाश कर रहा था, शांतिवन के बारे में सुनकर वहां पहुंचा। उसने कई बार कोशिश की थी कि वह अपने ब्रश से कुछ असाधारण रचे, लेकिन हर कैनवास अधूरा रह जाता था। जब वह कोठी के सामने पहुंचा तो उसे किसी ने रोका नहीं, दरवाजा पहले से खुला था। अंदर प्रवेश करते ही उसे लगा जैसे वह किसी और समय में पहुंच गया हो। दीवारों पर उसकी नजर नहीं गई, केवल हवा में तैरती गंध ने उसे रोक लिया। वही जानी पहचानी महक, जैसे कोई पुरानी याद सामने आ खड़ी हो। वह धीरे धीरे ऊपर पहुंचा और शीशे वाले कमरे में पहुंच गया। वहां अब कोई शीशा नहीं था, केवल खाली दीवार, लेकिन जैसे किसी ने अभी अभी वहां से कुछ हटाया हो। उसने अपना स्केचबुक निकाला और बैठ गया। आयुष ने उस दिन जो चित्र बनाए, उनमें एक स्त्री और एक पुरुष थे। दोनों आंखें बंद किए, लेकिन उनके बीच एक ऊर्जा बह रही थी। जब वह कोठी से बाहर निकला तो उसके स्केच की हर रेखा जीवंत लग रही थी, जैसे वे सांस ले रही हों। उसने कभी वह चित्र नहीं बेचे, न ही किसी को दिखाए, लेकिन जब भी कोई पूछता, वह बस इतना कहता, कभी कभी सबसे सुंदर कहानी वही होती है जो किसी ने पूरी नहीं की। और तब से शांतिवन कोठी एक और आत्मा से भर गई, एक और कहानी जो कहने के लिए आई थी और यहीं की होकर रह गई। अब कोठी में कोई शोर नहीं होता, कोई चीख नहीं, कोई हंसी नहीं, सिर्फ कहानियों की गूंज जो आने वालों को बांध लेती हैं हमेशा के लिए। कुछ कहते हैं कि शांतिवन कोठी अब केवल ईंटों का ढांचा नहीं, एक जीवंत संग्रहालय है जहां हर कमरा एक अधूरी कहानी को थामे हुए है। वहां की दीवारें सुनती हैं और फर्श पर कदमों की आहटें समय से परे चलती हैं। जो भी वहां जाता है वह कुछ न कुछ छोड़ आता है, एक ख्वाहिश, एक पछतावा या कोई सवाल, और बदले में कोठी उसे कुछ लौटा देती है। शायद एक उत्तर, शायद एक साया। राघव और सविता की कहानी खत्म,
नहीं हुई। वह बस उस जगह का हिस्सा बन गई जहां प्रेम, पीड़ा और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं। और अगर आप कभी उस रास्ते से गुजरें तो हो सकता है कोई धीमी आवाज़ आपके नाम से पुकारे, क्योंकि कुछ कहानियां बस सुनाई देने के लिए होती हैं।